आप शावर में हैं और अपने बाल धोने से लेकर 11 मिनट तक वहां बिना हिले डुले खड़े रहने के बीच आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बहस की रिहर्सल कर ली है जिसे ये भी नहीं पता कि उसने आपको परेशान किया है। या शायद आप गाड़ी चलाकर काम पर जा रहे हैं और हाईवे पर कहीं आपने अभी अभी उस बात का सबसे स्पष्ट और करारा जवाब दिया है जो आपके मैनेजर ने 3 हफ्ते पहले एक मीटिंग में कही थी। बिल्कुल सही टाइमिंग। काल्पनिक कमरे में मौजूद हर कोई चुपचाप इंप्रेस है और तभी एक कार का हॉर्न आपको वापस वास्तविकता में खींच लाता है और आपको एहसास होता है कि आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने वाले किसी व्यक्ति के भाव के साथ बाहरी लेन में 37 की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। अगर इस बात के किसी भी हिस्से ने आपको घबराहट में अपने आसपास देखने पर मजबूर किया है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि एक खास तरह के दिमाग के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में शायद ही कभी सही ढंग से बात की जाती है। ये हर कोई दिन में सपने देखता है वाली बात नहीं है, ये वो नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो एक आदत कम और एक ऐसी जगह ज्यादा लगने लगता है जहां आप वास्तव में रहते हैं। और इसके बारे में ठीक से बात न होने का कारण ये है कि जो लोग इसे अनुभव करते हैं वे आमतौर पर ये सोचने वाले आखिरी लोग होते हैं कि कुछ गलत है, क्योंकि अंदर से ये एक समस्या कम और राहत ज्यादा महसूस होता है। तो असल में हो क्या रहा है? न्यूरोलॉजिकल रूप से जब आप ऐसा करते हैं आपके मस्तिष्क में एक नेटवर्क होता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो विशेष रूप से तब सक्रिय होता है जब आपका ध्यान बाहरी दुनिया पर केंद्रित नहीं होता है। जब आप अपने सामने मौजूद चीजों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं तो ये नेटवर्क सक्रिय हो जाता है और ये आपके विचारों को उत्पन्न करना शुरू कर देता है। आपकी यादें, डर और कल्पनाएं, आपकी रिहर्स की गई बातचीत, आपके काल्पनिक भविष्य, ये वही कर रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया था। लेकिन कुछ लोगों में ये नेटवर्क केवल कभी कभार सक्रिय नहीं होता, बल्कि ये उनका पसंदीदा मोड बन जाता है। दिमाग बाहरी वास्तविकता की तुलना में आंतरिक कल्पनाओं को अधिक फायदेमंद मानने लगता है और ये सामान्य स्थिति से एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि एक बार ऐसा होने पर वास्तविक दुनिया फीकी और खोखली लगने लगती है, जैसे उसमें कोई सार ही न हो। हाइफा विश्वविद्यालय के एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर एली सोबर ने 2002 में औपचारिक रूप से इस पैटर्न की पहचान की और इसे मैलाडैप्टिव डायनामिक कहा, एक ऐसा शब्द जो अभी भी पूरी तरह से ये नहीं बता पाता कि अंदर से ये कैसा महसूस होता है, लेकिन ये हमारे पास मौजूद सबसे ठोस ढांचा है। तो उन्होंने क्या पाया? खैर, वो ये है कि मैलाडैप्टिव डायनामिक सिर्फ एक भटकाव नहीं है। लोग घंटों, कभी कभी अपने जागने के समय का अधिकांश हिस्सा उन कहानियों के अंदर बिता रहे थे जो उन्होंने पूरी तरह से अपने दिमाग में बनाई थी। विस्तृत दुनिया, बार बार आने वाले किरदार, ऐसी कहानियां जो महीनों और सालों में विकसित हुई और उन सभी में लगभग एक बात समान थी। उस काल्पनिक दुनिया ने उन्हें कुछ ऐसा दिया जो वास्तविक दुनिया ने नहीं दिया था, और वो पलायनवाद नहीं था। उस आलसी, खारिज करने वाले तरीके से नहीं जैसे लोग उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आप जिम्मेदारी से बच रहे हैं, बल्कि ये ऐसा है कि ये काल्पनिक परिदृश्य लोगों को नियंत्रण, भावनात्मक समाधान या जुड़ाव का एक ऐसा रूप देते हैं जो उस तरह से सुरक्षित महसूस कराता है जैसा असली रिश्तों ने कभी नहीं कराया। आप एक नकली बातचीत कर सकते हैं, आप उसे रिवाइंड कर सकते हैं, आप सामने वाले व्यक्ति को आखिरकार उस तरीके से समझा सकते हैं जो आपकी जिंदगी का असली इंसान कभी नहीं समझ पाया। ये काफी हद तक एक अनुकूलन जैसा लगता है ना? समस्या ये है और एक समस्या है। अंततः दिमाग ये सीखना शुरू कर देता है कि भावनात्मक जरूरतों को आंतरिक रूप से पूरा किया जा सकता है, और जब ये सीख काफी मजबूत हो जाती है तो वास्तविक जीवन के संघर्ष में वापस कदम रखना अंदर कल्पना में रहने की तुलना में वास्तव में बहुत बुरा लगने लगता है। असली लोग अप्रत्याशित होते हैं। वास्तविक जीवन की बातचीत वैसे नहीं होती जैसे आपने उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। अंतरंगता डरावनी और धीमी होती है और इसमें अनिश्चितता के साथ बहुत कुछ सहना शामिल होता है। दिन का सपना आपको उस तरह से कभी निराश नहीं करता, इसलिए आप बार बार वही वापस जाते हैं और लोगों को इसकी उम्मीद नहीं होती। ये रचनात्मक होने के बारे में नहीं है। दुनिया के कुछ सबसे कल्पनाशील लोग असल में ऐसा नहीं करते हैं, और कुछ लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी फिक्शन का एक शब्द भी नहीं लिखा है, वे इसे हर एक दिन मजबूरन करते हैं। ये बुद्धिमत्ता पर भी आधारित नहीं है। शोध बताते हैं कि उच्च अवशोषण, जो कि गहरे डूब जाने वाले फोकस से जुड़ा एक व्यक्तित्व लक्षण है, इसमें एक बड़ा कारक है। इसका मतलब है कि जिन लोगों में ऐसा होने की सबसे अधिक संभावना होती है
वे अक्सर वही लोग होते हैं जो संगीत में पूरी तरह से खो जाते हैं या कोई फिल्म देखने के बाद सच में टूट सा महसूस किए बिना नहीं रह पाते। बाद में वे हर चीज को अधिक तीव्रता से महसूस करते हैं, इसलिए उन्होंने एक ऐसा कमरा बना लिया है जहां वे अपनी शर्तों पर चीजों को महसूस कर सके। और फिर आता है सबसे नुकसानदेह हिस्सा, द शेम स्पाइरल। जब आप ऐसा कर रहे होते हैं, जब आप एक ऐसे परिदृश्य में 30 मिनट गहराई तक जा चुके होते हैं जहां आप आखिरकार वो बात कह रहे होते हैं जो आप 14 साल की उम्र में कभी नहीं कह पाए थे, तो आपको किसी स्तर पर पता होता है कि समय बीत रहा है। आप जानते हैं, आपके दिमाग में कहीं पीछे ये चल रहा होता है कि जब आप ख्यालों में दूर थे तब दुनिया आगे बढ़ती रही, और वापस वास्तविकता में आने पर एक अजीब सा भावनात्मक स्वाद रह जाता है जिसे नाम देना मुश्किल है लेकिन महसूस करना आसान है। और इससे पहले कि आप सचेत रूप से कुछ तय करें, आप पहले ही आधे रास्ते वापस कल्पना में जा चुके होते हैं। तो ये चक्र बढ़ता जाता है। शर्म उस जरूरत को और बढ़ाती है, जरूरत उस आदत को और गहरा करती है, और आदत उस जगह का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा घेरने लगती है जहां आपकी असली जिंदगी होनी चाहिए थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्वाभाविक रूप से कोई खामी है, बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों ने इस पैटर्न को विकसित किया है वे सांख्यिकीय रूप से ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी बिंदु पर एक ऐसे बाहर निकलने के रास्ते की आवश्यकता थी जो वास्तविक दुनिया नहीं दे रही थी। शायद उनका घर सुरक्षित नहीं था, या वे ऐसे माहौल में भी हमेशा अकेले रहते थे जिसे स्वागत करने वाला होना चाहिए था। शायद वे जिस दुनिया में आए थे उसके लिए वे थोड़े ज्यादा ही संवेदनशील थे, और उनके नर्वस सिस्टम को इससे निपटने का ये सबसे रचनात्मक लेकिन सबसे कम विनाशकारी तरीका मिला। तो दिन में सपने देखना अपने आप में समस्या नहीं थी, बल्कि ये उसका समाधान था। असली सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये अभी भी आपके काम आ रहा है, या क्या अब आपको इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ रही है। और यहीं पर मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में रुकें और एक सेकंड के लिए सोचें। कुछ लोग जो खुद को इसमें कहीं पाते हैं वे तुरंत इसे ठीक करने के लिए कूद पड़ेंगे, जैसे कि लक्ष्य आंतरिक दुनिया को पूरी तरह से खत्म करना है। लेकिन शोध इस ओर इशारा नहीं करता है, और सच कहूं तो इसका कोई खास मनोवैज्ञानिक मतलब भी नहीं बनता है। लक्ष्य ऐसा व्यक्ति बनना नहीं है जो कभी अपने ही दिमाग में गायब न हो। इसके बजाय लक्ष्य ये पता लगाना है कि ये गायब होना आपके लिए क्या कर रहा है, और फिर धीरे धीरे, ठीक है, शायद थोड़े अजीब तरीके से उसका कुछ हिस्सा वास्तविकता में बनाना शुरू करें। जुड़ाव का वो काल्पनिक रूप आपको क्या देता है जिसे आप खुद को जोर से मांगने नहीं दे रहे हैं? समाधान का वो फैंटेसी रूप आपको क्या देता है जिसे आप वास्तव में हासिल करने की अनुमति खुद को नहीं दे रहे हैं? वो परिदृश्य क्या है जिसकी आप रिहर्सल कर रहे हैं क्योंकि आप वास्तव में उसे जीने से बहुत डरते हैं? ये तथ्य कि आप अपने खुद के दिमाग के अंदर भावनात्मक बारीकियों और एक सुसंगत कहानी के साथ पूरी दुनिया बना सकते हैं और ऐसे किरदार गढ़ सकते हैं जो असली लगते हैं। ये एक प्रभावशाली क्षमता है, सच में एक उल्लेखनीय क्षमता। जो लोग इसे सबसे अधिक तीव्रता से अनुभव करते हैं वे अक्सर आंतरिक समृद्धि के एक विशाल भंडार पर बैठे होते हैं जिसे वास्तविक दुनिया में मौजूद रहने के लिए कभी सही रास्ता या सही व्यक्ति या सुरक्षा का सही पल नहीं मिला। त्रासदी ये नहीं है कि वे इतनी गहराई से कल्पना करते हैं, बल्कि रास्ते में कहीं उन्होंने ये तय कर लिया कि वो गहराई केवल तभी सुरक्षित थी जब वो अदृश्य हो। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा और एक खास तरह की शांत पहचान महसूस की, वो अरे ये तो दिलचस्प है वाली नहीं, बल्कि वो पहचान जहां आपको खुद को सांस लेने की याद दिलानी पड़ी हो, तो मैं बस आपको याद दिलाना चाहता था कि आपके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत है। आपने चुपचाप निजी तौर पर इस तरह से खुद को ढाला जिसे किसी ने कभी नहीं देखा या जिसके लिए आपको कभी श्रेय नहीं दिया। ज्यादातर लोगों को तो ये एहसास भी नहीं होता कि वे ऐसा कर रहे हैं।